गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। आज आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आया हुआ हूँ। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मास्टर सर्कुलर ऑन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रेगुलेशन 2024 जनरल इंश्योरेंस, ये मास्टर सर्कुलर है और किस पे है? इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स रेगुलेशन 2024 पे। दिस मास्टर सर्कुलर इज इशूड अंडर सेक्शन 14(2), जो भी IRDA के पास पावर है, और इससे पहले भी इन्होंने डी नोटिफाइड कर दिया है। डी नोटिफिकेशन ऑफ ऑल टैरिफ, जितने भी टैरिफ डी नोटिफाइड हो गए हैं, और उनमें से जो भी क्लेम आएंगे, जिन क्लेम का सेटलमेंट होना है 1/4/2024 से लेकर के ऑनवर्ड इसी सर्कुलर के हिसाब से ही होना है और रेगुलेशन के हिसाब से होना है, जो रेगुलेशन 2024 प्रोडक्ट का रेगुलेशन है। द मास्टर सर्कुलर शैल बी रिव्यूड एवरी ईयर, ये तो इनका अपना काम है और रिव्यू करते रहेंगे। द रिटर्न रेफर टू अंडर दिस सर्कुलर शैल बी सबमिटेड एज पर द प्रोविजंस हियर इन द मास्टर सर्कुलर आर सबमिशन ऑफ रिटर्न। All words and explanation used herein are not defined in this master circular but defined in Insurance Act और Insurance Regulatory and Development Authority Act, वो सब्जेक्ट टू इनका क्लैरिफिकेशन IRDA ही कर सकती है। In order to remove any doubt or difficulties that may arise in application and interpretation, जो भी इंटरप्रिटेशन के मैटर होते हैं वो IRDA ही करेगी, क्योंकि उन्हीं के वर्ड्स हैं, उन्हीं को समझाना है और वो अपने रीजनेबलनेस के हिसाब से जो चीज़ें बनाए हैं उसका मतलब वो वहीं पे बताएंगे। तो क्लैरिटी वहीं आएगी, जो भी क्लैरिटी चाहिए हमें वो क्लैरिटी वहाँ से मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं मास्टर सर्कुलर पे। इन्होंने जो ज़्यादातर सभी लोगों के लिए है, इंश्योरेंस के सभी इंश्योरेंस सेक्टर के हर लोगों के लिए है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना, जो हमारे से रिलेटेड है, सर्वेयर से रिलेटेड है, उन पे हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हाईलाइट किया जाए। तो उसके बैकग्राउंड में जाने दी issuance of the IRDA Insurance Product Regulation 2024 and denotification of erstwhile tariff, जो टैरिफ्स का मैंने बताया कि वो भी डी नोटिफिकेशन कर दिए हैं। General terms and conditions policy and enforcement body provides a unique opportunity to develop simplified and easy to understand insurance products tailored to meet individual needs of the customers, providing them with the ample choices and enhancing their insurance experience. The shift from rule based to principle based regulations facilities ease of the doing business के में जो है ना, इन्होंने थोड़े से सुधार लाने के लिए कोशिश किया है और कोशिश IRDA हमेशा करती रहती है ताकि इस सेक्टर को जो है ना बूस्ट मिले और इसका पेनिट्रेशन रूरल सेक्टर तक भी जाए, रूरल एरियाज तक भी जाए, और इसके जो भी पार्टिसिपेशन है इसमें सभी आम जन का हो सके। ये गवर्नमेंट का भी नोशन रहता है और IRDA को डायरेक्टिव भी रहते हैं। तो इस अब उसमें इंश्योरेंस के सब्जेक्ट मैटर को इनको कैसे रेगुलेट करना है वो अपने हिसाब से ये रेगुलेशन बनाते रहते हैं, और इसका जो एप्लीकेशन है उसको एप्लीकेशन को समझते हैं कि दिस मास्टर सर्कुलर shall come into force with immediate effect. This master circular replaces all earlier guidelines circulars listed in annex। जो कहते हैं कि ये तो केवल मास्टर सर्कुलर है। मास्टर सर्कुलर का मतलब ये नहीं हुआ कि जितने भी इसके पास्ट के सर्कुलर हैं, गाइडलाइंस हैं, गाइड्स हैं, वो सब सुपरसीड हो जाते हैं। ये मास्टर बन जाता है। अगर कोई भी रेफरेंस लेना है तो इससे लेना, इसी से लेना होगा। दिस मास्टर सर्कुलर प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन प्रिंसिपल बेसिस द ऑपरेशनल एस्पेक्ट, जो भी ऑपरेशन इंश्योरेंस कंपनी के ऑपरेशन में द मास्टर सर्कुलर अनलेस स्पेसिफाइड रिलैक्स्ड और एग्जेम्प्टेड शैल बी एप्लीकेबल। जो भी रिलैक्सेशन देना है, एग्जेम्पशन होना है, वो इसके हिसाब से वो क्लियर करता है। द मास्टर सर्कुलर शैल आल्सो अप्लाई टू एवरी एग्जिस्टिंग जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट हैं इसके XYZ हेल्थ से लेकर के सभी मरीन तक के सबके सारे प्रोडक्ट में फॉलोअप होता है। द इंश्योरेंस कैन ऑफर न्यू इनोवेटिव एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट्स अंडर द न्यू प्रोडक्ट रेगुलेशन। जो प्रोडक्ट न्यू रेगुलेशन आ रहा है उस रेगुलेशन के हिसाब से वो ऑफर दे सकते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड हियर इन, इट इज़ हियर बाई क्लैरिफाइड दैट ऑल सर्कुलर्स गाइडलाइंस और एनी अदर नोटिफिकेशन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इशूड बाई द अथॉरिटी इन Annexure A is furtherance of any judicial order shall continue to be effective and remain in force unless specifically modified or repealed।
जो भी और भी ऐसा नहीं है कि एकदम से जो भी और रेगुलेशंस चल रहे हैं, रूल्स चल रहे हैं और चीज़ें, वो सभी इफेक्टिव रहेंगे और वो जो है वो सुपरसीड नहीं करते हैं, तो इन गाइडलाइंस का सुपरसीड नहीं करते हैं, तो गाइडलाइंस तो ये रहेंगी ही रहेंगी। जनरल इंफॉर्मेशन इन द रिटेल पॉलिसी मैटर, ये रिटेलर के लिए है, एमएसएमई वगैरह से लेकर के जो ना रिटेल सेल तक है। इंश्योरेंस सेल पुट इन प्लेस एंड टू इन टेक्नोलॉजी सोल्यूशन, इंश्योरेंस सेल नॉट विड्रा डिक्लाइन, ये है कुछ भी विड्रा नहीं कर सकते, डिक्लाइन नहीं कर सकते, बेस प्रोडक्ट से बाहर नहीं जा सकते। डॉक्यूमेंटेशन, नो क्लेम सेल बी रिजेक्टेड और वांट ऑफ डॉक्यूमेंट, बेकाज डॉक्यूमेंट को अभी बीमा करने से पहले सारे कुछ उनको देख लेना है, उसके बेस पे ये डॉक्यूमेंट के बेस पे कोई रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। उसे रीजनेबल भी है कि इंश्योरर एंड इंश्योर्ड बोथ आर कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन ए सब्जेक्ट मैटर ऑन कंसीडरेशन ऑफ प्रीमियम। इसका मतलब है कि क्लियर है और वो डॉक्यूमेंट सही है तभी आपने कॉन्ट्रैक्ट में लिया है और कॉन्ट्रैक्ट वो इफेक्टिव रहेगा। रिटेल जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट टू स्पेसिफाई स्कोप ऑफ कवरेज, एक्सक्लूजन, लिमिटेशन, वारंटीज, application of condition of average, undermines, salvage, deductible, excess, basis of settlement of loss, कैसे सेटलमेंट करेंगे वो, इंडिमनिटी, रीइंस्टेटमेंट वैल्यू, एग्रीड वैल्यू, फर्स्ट लॉस वैल्यू, फर्स्ट लॉस बेस भी होता है ना, और पैरामीट्रिक बेसिस, ये जो तरीके हैं उनको सबको क्लियर सब इफेक्टिव है रहेंगे और उनको नए रेगुलेशन के हिसाब से करना है। कस्टमर इंफॉर्मेशन शीट CIS भी फॉलोअप होगी, कैंसिलेशन भी करना है तो उसके कैंसिलेशन 7 डेज़ के अंदर में है। और रिफ़ंड का जो पोर्शन था पहले भी पॉलिसी के रिफ़ंड के पोर्शन थे वो रहेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर एंड रिटेल कस्टमर पॉलिसी होल्डर, अब यहाँ पे आपको समझने वाली बात है, एनी लॉस दैट इज़ रिपोर्टेड अंडर ए जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट एक्सीड्स ₹50,000, अब सब जगह लिख कर गया था 50,000 or more in case of motor insurance and ₹1 lakh or more in case of other than motor insurance needs to be mandatorily surveyed by the registered surveyor and loss assessor। एक शब्द यहाँ पर रजिस्टर्ड आ गया रजिस्टर्ड सर्वेयर एंड लॉस एसेसर मीन्स जो सर्वेयर हैं IRDA से लाइसेंस होल्डर हैं और इस्ला के मेंबर हैं वही लाइसेंस सर्वेयर है, वही रजिस्टर्ड सर्वेयर है, उनके अलावा कोई आदमी सर्वे नहीं करेगा। द अपॉइंटमेंट ऑफ सर्वेयर एंड लॉस एसेसर विल बी डन ऑन रैंडम बेसिस थ्रू जनरल इंश्योरेंस काउंसिल एज प्रोवाइडेड इन चैप्टर 2। उसमें अभी चैप्टर 2 में उन्होंने क्लियरिटी दिया है कि बहुत क्लियर भी नहीं है और इतना आसान भी नहीं है जितना जैसे लिखा गया है और बहुत टाइम भी उसमें लगता है। तो जनरल इंश्योरेंस काउंसिल को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो रोटेशन बेस पे रैंडम सिलेक्शन जो कंप्यूटराइज सिलेक्शन होते हैं एरिया वाइज, जो भी क्लेम वाइज, कंपनी वाइज जो सिलेक्शन आएंगे वो उसके हिसाब से वो जो है ना सभी सर्वेयरों को काम मिलेगा। उसका मतलब ये है कि जो धमा चौकड़ी चल रही है, कॉर्पोरेट का 35 करोड़ रुपए का बिलिंग कर रहा है, इंडिविजुअल 1 करोड़ से लेकर के 5 करोड़ की बिलिंग कर रहा है, एक अकेला आदमी 1 करोड़ की बिलिंग कर रहा है, 50 लाख के ऊपर की बिलिंग कर रहा है। ये सब किसी भी तरह से जो है ना जायज़ नहीं है और प्रोफेशनल तरीका भी नहीं है और संभव भी नहीं है। जो चीज़ संभव नहीं है जिसका मतलब वो बैड मीन्स से है। अगर एक आदमी कोई भी आदमी है XYZ जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए है और 200 करोड़ 500 करोड़ का धंधा कर रहा है, काम कर रहा है, इसका मतलब है कि वो जायज़ नहीं है। कहीं पे 2 लाख सैलरी से वो कुछ भी नहीं कर सकता है और कहीं कोई न कोई ऐसा रास्ता बना हुआ है जो ना बैक साइड से होल बना हुआ है और नुकसान कर रहा है। किसको नुकसान कर रहा है? पब्लिक को नुकसान कर रहा है, देश को नुकसान कर रहा है, आपकी डिस्प्रपोर्शनेट रेशियो में आपको हार्म दे रहा है। द क्लेम ऑफ रिटेल कस्टमर पॉलिसी होल्डर, द रिटेल कस्टमर पॉलिसी होल्डर विल बी इन्फॉर्म ऑफ द टाइमलाइन टर्न अराउंड टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ क्लेम। जो सेटलमेंट ऑफ क्लेम वो थोड़ा फास्टर होगा, भी फास्टर हो भी गया है। द एलोकेशन ऑफ सर्वेयर्स थ्रू द जनरल इंश्योरेंस काउंसिल टेक बेस्ड सोल्यूशन शुड हैपन विदिन 24 आवर्स ऑफ रिपोर्ट ऑफ द क्लेम। जैसे किसी ने क्लेम को रिपोर्ट किया तो 24 घंटे के अंदर GI काउंसिल का जो वो सॉफ्टवेयर बनेगा वो सॉफ्टवेयर अपॉइंट कर देगा सर्वेयर और सर्वेयर को। तो सर्वेयर शैल सबमिट दी सर्वे रिपोर्ट टू द इंश्योरर विदिन 15 डेज ऑफ एलोकेशन। जब बिल बन जाएगी तभी तो देगा, अगर बिल बेस नहीं रहेगा तो 15 दिनों के अंदर तो हर सर्वेयर दे सकता है, लेकिन बिल का बेस रहेगा तो टाइम लगेगा। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ इंश्योरर टू ऑब्टेन द सर्वे रिपोर्ट सर्वे विद इन द स्पेसिफाइड लिमिट टाइम। जो भी सर्वे रिपोर्ट उससे लेना है इंश्योरर को लेना है। द इंश्योरर शैल डिसाइड ऑन द क्लेम विद इन 7 डेज ऑफ द रिसीव, और वो 7 दिनों के अंदर क्लेम पे डिसाइड कर लेगा देना है या नहीं देना है, नो क्लेम होना है या क्या होगा जो भी है।
Any delay in settlement of the claim beyond the above stipulated timeline is violation and violation of legislation. जो भी legislation है, legislation का पार्लियामेंट का है, सब डेलीगेटेड लेजिस्लेशन इनका है, रेगुलेशन जो बना रहे हो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में आ रहे हैं. द इंश्योरर इज लाइबल टू बी इम्पोज ए पेनाल्टी फॉर सच डिले. वो इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर पेनाल्टी भी डाली जा सकती है अगर किसी कस्टमर ने कंप्लेंट कर दिया कि मेरा 2 महीने से क्लेम इन्होंने लटका के रखा हुआ है और सर्वेयर की रिपोर्ट 15 दिनों के अंदर आ गई, 7 दिनों के अंदर इनको देना था, ये डिसाइड नहीं कर पाए, तो उसमें पेनलाइज किया जा सकता है. लेकिन ऐसा होता कम है. अगर ऐसे ही होने लग जाए तो देश में सारा करप्शन और भ्रष्टाचार सब खत्म होता नजर आएगा. द इंश्योरर कैन नॉट रिप्यूडिएट द क्लेम इन फुल और पार्ट where the breach of warranty or condition is not relevant to nature and circumstances of loss. circumstances of loss और नेचर के हिसाब से अगर वारंटी है या वारंटी का ब्रीच है तो उसमें नहीं रिजेक्ट कर सकती. यानी अकाउंट ऑफ एनी डिले ऑन पार्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर की किसी तरह से डिले करने में भी नहीं रिजेक्ट कर सकते. वेयर सच डिले हैज़ बीन रिजल्टेड इन अमाउंट ऑफ एक्सेस लॉस बीइंग इंक्रीज. अगर वहाँ कहीं ऐसा तो नहीं है डिले करने से बहुत लॉस हो जाएगा. जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी चोरी हो गई, वो 1 महीने बाद रिपोर्ट करता है, उसमें तो लॉस तो बढ़ना नहीं है, सब इंश्योर्ड आईडी भी वही रहेगी. ऐसे ही कोई एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ी कहीं पड़ी हुई है और उसमें कोई डेथ वेथ हो गया, कहीं थाने में पड़ी हुई है, उससे कुछ बढ़ नहीं रहा. बढ़ तो कभी ऐसा भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, लेकिन अगर सही से देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कुछ बढ़ नहीं रहा. तो ऐसे हालत में वो रीजनेबलनेस रहेगी तो इंश्योरेंस कंपनियां ऐसे क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर सकती है. रिटेल पॉलिसी मस्ट be told in advance about the product being withdrawn. If the retail policy does not have at least 3 month remaining duration, the insurer shall permit its renewal. वो तो रिटेल में 3 महीने के अंदर रिन्यूअल के लिए बोला है. अपनी लॉन्ग टर्म पॉलिसी एज द डेट ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ द प्रोडक्ट शैल रिमेन इन फोर्स अनलेस ऑप्टेड टू द कैंसिल बाय द पॉलिसी होल्डर. जो 5 सालों के लिए चल रही है, 3 सालों के लिए चल रही है, वो पॉलिसियाँ चलती रहेंगी. और भी लॉन्ग टर्म की जो इंश्योरेंस की जो पॉलिसी है, लाइफ इंश्योरेंस की वो सब चलती. रिटेसल ऑफ द ग्रीवांस ऑफ द पॉलिसी होल्डर, ये मैटर है समझने लायक. द इंश्योरर इज रिक्वायर्ड टू हैव ए रोबस्ट सिस्टम ऑफ ग्रीवांस रिटेसल प्रोसेस. जबकि है सभी पे है, प्राइवेट और गवर्नमेंट सब पे है. द रिस्पॉन्स लेटर ऑफ द इंश्योरर इन एनी ग्रीवांस शैल इंक्लूड द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द कंसर्न इंश्योरेंस ओम्बड्समैन वेयर हिज हर कंप्लेंट कैन बी एस्केलेटेड इन केस the policy holder is not satisfied by the grievance redressal provided by the insurer. मीन्स आप समझिए, मीन्स ये है कि अगर कोई आदमी पॉलिसी होल्डर है, पॉलिसी होल्डर मतलब किसी तरह से सेटिस्फाइड नहीं है या उसका क्लेम नहीं मिल रहा है या उसको डिले हो रहा है या उसके क्लेम को रिजेक्ट कर दिया गया है, वो ग्रीवांस रेज करेगा इंश्योरेंस कंपनी के पर्सनल ग्रीवांस सेल में. और वहाँ से उसको किसी भी तरह से रिलीफ नहीं मिलता है और रिलीफ देने लायक स्थिति कंपनी को नहीं बनती है, तो कंपनी को फर्निश करना पड़ेगा कि हम आपका ये क्लेम नहीं दे पा रहे हैं, आप अपना सेटिस्फैक्शन के लिए यहाँ ओम्बड्समैन में जा सकते हैं. कौन से ओम्बड्समैन में? उसकी जगह, स्थान, प्लेस सब देगा. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ओम्बड्समैन अवार्ड, पहले ये बिल्कुल आर्डर था 17 में, सेक्शन 17 में था. ओम्बड्समैन रूल 2017 के 17वें में था कि द इंश्योरर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद द अवार्ड ऑफ द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन विद इन 30 डेज के रिसीव. कोई अवार्ड घोषित हुआ और उसको 30 डेज के अंदर इनको देना है. और कई बार डिले कर देते, नहीं देते थे. इन केस द इंश्योरर डज नॉट ऑनर द अवार्ड और पेनाल्टी रुपया 5,000 पर डे शैल बी पेएबल टू द कंप्लेनेंट. कंप्लेनेंट को 2 लाख का अवार्ड मिल गया, अगर उसका अवार्ड 1 महीने के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं पे किया तो 5,000 पर डे के हिसाब से वो पेनाल्टी इंश्योरेंस कंपनी देगी. क्योंकि इनका जो है ना ओम्बड्समैन का अवार्ड इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बाइंडिंग है अनलेस अनटिल दे आर नॉट गोइंग टू अपील. अगर अपील में जाते हैं तो फिर कोई फर्क नहीं, अपील के लिए सबको राइट है, किसी का राइट मरा नहीं है, मोटर किसी का मरा नहीं है. द एबव कंडीशन विल नॉट अप्लीकेबल. ये कहाँ पर कह रहे हैं? इन केस द इंश्योरर अपील्स अगेंस्ट द अवार्ड ऑफ द ओम्बड्समैन दी एबव कंडीशन विल नॉट बी एप्लीकेबल. जैसा मैंने बोला, मोटर एंड होम ओनर इंश्योरेंस लार्जली कैटर्ड टू रिटेल कस्टमर्स, देयरफॉर following additional options are to be made available to the policyholders and customers for motor and home owners insurance. मोटर एंड होम ओनर्स इंश्योरेंस में, मोटर इंश्योरेंस में समझिए क्या है. कस्टमर may be given the following option as